नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 11 की इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी इस चैप्टर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको इस वीडियो लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद समझ ना आए। यानी सब कुछ बहुत ज़्यादा इजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि द पोर्ट्रेट का मतलब होता है तस्वीर, चित्र। ऑफ अ लेडी, एक महिला की तस्वीर, ये आपके अध्याय का नाम है और इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊं तो खुशवंत सिंह स्वयं अपनी दादी माँ के बारे में आपको इस कहानी में बताएंगे कि कैसे वो उनका ख्याल रखती थी, किस प्रकार से वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी और किस प्रकार से खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ से प्रेम करते थे और उन दोनों के बीच कितनी अच्छी मित्रता थी। ये चैप्टर अपने आप में पूर्ण है और सबसे अच्छी बात है कि ये चैप्टर आपका सबसे पहला चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के माध्यम से आप एक बहुत बड़ी बात सीखेंगे और वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, इस चैप्टर के लास्ट में। तो चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो अबाउट द ऑथर खुशवंत सिंह के बारे में है, यानी खुशवंत सिंह हिमसेल्फ इज़ द नरेटर, यानी खुशवंत सिंह स्वयं इस कहानी को सुना रहे हैं। ये आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे आपसे कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अबाउट द लेसन मैंने आपको स्वयं ही बता दिया है। तो हमारी कहानी शुरू होती है यहाँ से। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, एवरीबडी हर किसी की, लाइक जैसे, ग्रैंड मदर दादी माँ की तरह, हर किसी की दादी माँ की ही तरह, मेरी दादी माँ सभी की दादी माँ की ही तरह, वाज एन ओल्ड वुमेन, एक वृद्ध महिला थी, एक बूढ़ी महिला थी। यानी सबकी दादी माँ बूढ़ी ही होती हैं, ये वो कह रहे हैं। ठीक है, तो माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, सबकी दादी माँ की ही तरह, वाज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी थी, एंड विंकल्ड फॉर, और विंकल्ड झुर्रियों से भरी हुई थी, फॉर द 20 ईयर्स, 20 सालों से, दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता हूँ। तो 20 सालों से, फॉर द 20 ईयर, 20 सालों से, दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता हूँ। सी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी थी, एंड व्रिंकल्ड, और झुर्रियों से भरी हुई थी। ठीक है, यानी उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। भाई बुढ़ापे में तो पूरी बॉडी पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। पीपल शेड, लोग कहते हैं, दैट सी हैड वंस बीन यंग, कि कभी, दैट सी हैड वंस, कि कभी, बीन यंग, वो यंग थी, वो जवान थी, एंड प्रिटी, और सुंदर थी। लोग कहते हैं कि वो कभी जवान और सुंदर थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनका एक पति भी था। बट डैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस पर विश्वास करना हार्ड है, मुश्किल है। पर इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है। पीपल सेड, लोग तो कहते हैं कि वो कभी जवान थी और बहुत सुंदर थी, लेकिन और उनका एक पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी की पोर्ट्रेट, जो तस्वीर है, हंग, वो लटकी हुई है, अबव द मैंटल पीस, अंगीठी के ऊपर। मेरे दादाजी की तस्वीर अंगीठी के ऊपर लटकी हुई है। इन द ड्राइंग रूम, बैठक कमरे में। बैठक कमरा आप कम समझेंगे, आप ड्राइंग रूम को ड्राइंग रूम ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहाँ से याद हो जाए आप वहाँ से बोल सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई बंधन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ड्राइंग रूम भी एक प्रचलित शब्द है।
ठीक है, तो आपको कोई रोकेगा नहीं। ड्राइंग रूम मतलब बैठक कक्ष होता है इसका हिंदी। अगर नहीं याद रहता तो आप ड्राइंग रूम को ड्राइंग रूम बोल सकते हैं, कोई भी गलत नहीं काटेगा। ठीक है, तो मेरे दादाजी की तस्वीर अंगीठी के ऊपर लटकी है ड्राइंग रूम में बैठक कक्ष में। तो मेरे दादाजी की तस्वीर बैठक कक्ष में या ड्राइंग रूम में अंगीठी के ऊपर लटकी हुई है। आगे कहते हैं कि ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहन रखी है, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले क्लॉथ्स पहन रखे हैं, ढीले ढाले वस्त्र पहन रखे हैं। यानी दादाजी ने एक बड़ी पगड़ी पहन रखी है और ढीले ढाले वस्त्र पहन रखे हैं। हिज लॉन्ग, उनकी लंबी, वाइट सफ़ेद, बियर्ड मतलब दाढ़ी, कवर्ड, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने कवर्ड ढक रखा है, द बेस्ट पार्ट, अधिकतर भाग को, ऑफ हिज चेस्ट, उनकी छाती के। छोटा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। छोटा करने का मतलब पहले इतना समझिए। यहाँ कहते हैं कि उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उनकी छाती के अधिकतर भाग को ढक रखा है। क्लियर है यहाँ तक? आगे कहते हैं एंड, और ही लुक्ड, वो प्रतीत होते हैं या फिर वो दिखते हैं, एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, लगभग 100 वर्ष के, और वो लगभग 100 वर्ष के दिखते हैं, यानी उनकी आयु ऐसी लगती है जैसे वो 100 वर्ष के हों। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, ही डिड नॉट लुक, वो नहीं दिखते, द सॉर्ट मतलब प्रकार के, ऑफ द पर्सन, उस प्रकार के व्यक्ति या फिर इस प्रकार के व्यक्ति, वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते, हु, जिसकी, वुड हैव अ वाइफ, जिसकी कोई पत्नी हो, उस तरफ वाइफ मिलेगा आपको। ठीक है, वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते जिसकी कोई पत्नी हो, ये है वाइफ और चिल्ड्रन। वो इस प्रकार के नहीं लगते जिनकी कोई पत्नी हो या बच्चे हों, यानी उनकी आयु बहुत ज़्यादा लग रही है। अब बच्चे थे तो तस्वीर को देखकर वो अनुमान लगा रहे हैं बस। ठीक है, ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव, ही लुक्ड, वो लगते हैं या फिर वो ऐसे दिखते हैं, एज, जैसे कि, इफ़ ही कुड ओनली हैव, कि उनके पास हों, लॉट्स एंड लॉट्स, बहुत 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 सारे, ग्रैंड चिल्ड्रंस, पोते और पोतियाँ। वो ऐसे दिखते हैं जैसे उनके बहुत 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 सारे पोते पोतियाँ हों। अब आप इतना लंबा खींचकर तो बोल नहीं सकते, तो आप इसको ऐसे कहेंगे कि वो तो ऐसे दिखते हैं जैसे उनके बहुत से पोते और पोतियाँ हों। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर, और जहाँ तक मेरी दादी माँ की बात है, बीइंग यंग एंड प्रिटी, जहाँ तक मेरी दादी माँ के यंग, जवान और सुंदर होने की बात है, एज फॉर माई ग्रैंड मदर्स बीइंग यंग एंड प्रिटी, और जहाँ तक मेरी दादी माँ की जवान और सुंदर होने की बात है, द थॉट, इस बात पर, वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, मैं घृणा करता हूँ, यानी मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, इस विचार को मैं स्वीकार नहीं कर सकता, यानी मुझे नहीं लगता कि ये कभी जवान रही होंगी। ठीक है, नहीं समझ में आया? यानी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरी दादी माँ के जवान और सुंदर होने की बात है, तो इस विचार से मैं घृणा करता हूँ, या फिर ये विचार मैं मान नहीं सकता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। शी ऑफ्टन टोल्ड अस, वो कई बार हमें बताती हैं, ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में, शी यूज्ड टू प्ले, जो वो खेला करती थी, एज अ चाइल्ड, बचपन में। वो उन खेलों के बारे में ऑफ्टन, कई बार हमें बताती हैं, ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में, वह कई बार हमें उन खेलों के बारे में बताती हैं, शी यूज्ड टू प्ले, जो वो खेला करती थी, एज अ चाइल्ड, बचपन में। तो वो हमें कई बार बताती हैं कि वो बचपन में कौन से खेल खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, ये थोड़ा सा अपश्योर्ड लगता था, मूर्खतापूर्ण लगता था, एंड अनडिग्निफाइड, और थोड़ा सा अपमानजनक महसूस होता था, ऑन हर पार्ट, उनके लिए। यानी इसको छोटा करिएगा तब समझ में आएगा। ये यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, पहले इतना समझ लेते हैं। जैसे मेरी बात समझिए कि आप लुका छुपी खेल रहे हैं। ठीक है, आप बच्चे हैं, आप लुका छुपी खेल रहे हैं, और अगर मैं आपके साथ किसी 60 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति को लुका छुपी खेलने के लिए बोलूँ, तो आप कहेंगे ना, ये बुढ़ऊ क्या खेल पाएंगे, और फिर आप उन पर उनकी हंसी उड़ाने लगेंगे कि ये बूढ़ा तो भाग भी नहीं पा रहा, इनको डंडा दे दो एक, झुक कर चलेंगे, ये सारी चीज़। यानी कोई अगर बूढ़ा व्यक्ति कंचे खेलने पहुंच जाए तो उस पर भी हंसी आएगी आपको।
कोई व्यक्ति पकड़म पकड़ाई खेलने लगे तो उस पर भी हंसी आएगी आपको कि ये देखिए बुढ़ापे में इनको जवानी चढ़ रही है, होगा ना। तो वही चीज़, तो वो थोड़ा सा अपमानजनक होगा, यानी उस बूढ़े का आप अपमान करेंगे। तो वही बात जब दादी माँ बच्चों को बताती हैं कि बचपन में वो लुका छुपी खेलती थी, पकड़म पकड़ाई खेलती थी, तो वो बच्चा कहता है कि दैट सीम्ड, ये लगता है क्वाइट एब्सर्ड, थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण, कि इतनी बूढ़ी हो गई है और लुका छुपी खेल रही थी। अब उसको क्या पता कि बचपन उनका भी था, अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है कि दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, ये थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण और अपमानजनक प्रतीत होता था ऑन हर पार्ट, उनके लिए। तो उनके लिए ऐसा करना थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण और अपमानजनक प्रतीत होता था। अब अगली लाइन ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एंड वी ट्रीटेड इट, और हम इसे मान लेते थे या फिर हम इसे समझते थे, ठीक है। यहाँ पे छोटा करता हूँ मैं, केवल मेरा उद्देश्य है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। एंड वी ट्रीटेड इट, और हम इसे समझते थे या फिर हम इसे ऐसे मान लेते थे, लाइक जैसे द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स, जैसे धर्मगुरुओं की कहानियाँ शी यूज्ड टू टेल अस, वो हमें सुनाती थी। यानी धर्मगुरुओं की कहानियाँ जिस प्रकार वो हमें सुनाती थी उसी प्रकार हम इसे मान लेते थे। यानी कहने का मतलब है कि कहानियाँ जो होती हैं वो मनगढ़ंत होती हैं, ठीक है। मनगढ़ंत कहानियाँ लोग सुनाते हैं कि एक जंगल में एक शेर रहता था और उसने एक बार में ही 100 हाथियों को मार डाला, और उसको कहा गया कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर शेर है। फिर उससे लड़ने के लिए एक चीता आ गया, यानी मनगढ़ंत कहानियाँ, ठीक है। तो बच्चा सोचता था कि ये झूठ बोल रही हैं, ये मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रही हैं, जैसी कहानियाँ ये धर्मगुरुओं के बारे में बताती हैं। भाई उसने धर्मगुरुओं को भी तो नहीं देखा था ना। तो वो कहते हैं कि ये जैसे धर्मगुरुओं के बारे में झूठी कहानियाँ सुनाती हैं, उसी तरह से ये झूठ मूठ का बता रही हैं कि ये बचपन में पकड़म पकड़ाई और लुका छुपी खेला करती थी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो एंड वी ट्रीटेड इट, और हम इसे मान लेते थे, लाइक जैसे द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट, धर्मगुरुओं की कहानियाँ, और हम इसे धर्मगुरुओं की कहानियों के रूप में मान लेते थे, शी यूज्ड टू टेल अस, जो वो हमें सुनाती थी। और आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि हम धर्मगुरुओं के बारे में जो वो कहानियाँ सुनाती थी उन कहानियों की ही तरह इसे मान लेते थे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। यहाँ पर भी है, थोड़ा सा नीचे देख सकते हैं कि हम उन्हें ऐसा ही मानते थे जैसा वे हमें धर्मगुरुओं के विषय में कथाएं सुनाती थी, यानी कहानियों पर भी जल्दी विश्वास हो जाता था, ठीक है। तो आगे कहते हैं कि शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो हमेशा से छोटी थी, फैट मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी झुकी हुई थी। बुढ़ापे में लोग थोड़ा सा झुक जाते हैं। तो सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो हमेशा से छोटी मोटी और थोड़ा सा झुकी हुई थी। हर फेस वाज अ क्रिश क्रॉस ऑफ व्रिंकल्स, उनके चेहरे पर क्रिश क्रॉस, झुर्रियाँ जो थी ना, ये व्रिंकल्स जो झुर्रियाँ थी ना, वो एक दूसरे को क्रिश क्रॉस करती थी, काटती थी, यानी इस प्रकार से कुछ ऐसे। बूढ़ों के चेहरों पर देखिए बहुत सारी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और वो ऐसी लकीरें बन जाती हैं जैसे वो एक दूसरे को काट रही हों। तो वही बात वो कह रहे हैं कि हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ व्रिंकल्स, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ एक दूसरे को काटती थी। यानी कह सकते हैं कि हिज फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ व्रिंकल्स, यानी उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी जो एक दूसरे को काटती थी। यहाँ पे छोटा करेंगे, ठीक है। अब देखिए रनिंग, और वो जाती थी फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और वो एक दूसरे को काटती हुई कहीं से कहीं जाती थी। एवरीवेयर टू एवरीवेयर यानी कहीं से कहीं जाती थी। कोई झुर्री यहाँ से निकली तो आँख में घुस गई, यानी आँखों तक जाती है। कोई झुर्री नाक तक आती है, कोई झुर्री कान तक जाती है, यानी बहुत सारी लाइनें पड़ जाती हैं। नो नहीं, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कहते हैं कि नहीं, वी सर्टेन, हम मानते हैं, शी हैड ऑलवेज बीन एज, वो हमेशा से ऐसी ही थी, वी हैड नोन हर, जब से हम उन्हें जानते हैं। यानी मुझे विश्वास है कि जब से मैं उन्हें जानता हूँ वो हमेशा से ऐसी ही थी, यानी वो हमेशा से इतनी ही बूढ़ी थी। पहले भी तो कहा था ना कि 20 साल से वो इतनी ही बूढ़ी थी। तो कहता है कि जब से मैं उन्हें जानता हूँ, इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है, वी वर सर्टेन, इस बात पर मुझे विश्वास है, शी हैड बीन ऑलवेज एज, वो हमेशा से ऐसी ही थी, वी हैड नोन हर, जब से हम उन्हें जानते हैं।
तो जब से हम उन्हें जानते हैं वो हमेशा से ऐसी ही थी। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, बहुत ज़्यादा बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी ज़्यादा बूढ़ी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर कि वो इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। यानी वो बूढ़ी थी और इतनी बूढ़ी थी कि और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज, और स्टेड रुक गई थी एट द सेम एज, एक ही उम्र पर, फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों से, और 20 सालों से एक ही उम्र पर, उसी उम्र पर रुक गई थी। ठीक है, और 20 सालों से उसी उम्र पर रुक गई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी सुंदर नहीं रही होंगी। यानी वो कहता है कि वो कभी भी सुंदर नहीं रही होंगी, वो कभी भी सुंदर नहीं रही होंगी। ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि वो कभी सुंदर थी और जवान थी, वो कभी भी सुंदर नहीं रही होंगी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से सुंदर थी। ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये अंदर की सुंदरता के बारे में है। आप लोग भी याद कीजिए, आपके दादा दादी आपको आपके माता पिता से ज़्यादा प्रेम करते हैं। जब मम्मी डंडा लेके पीटने लगती है तो सबसे पहले दादा या दादी छुड़ाते हैं कि रहने दो, मत मारो, बच्चा है, बड़ा होके सुधर जाएगा। ये सारी चीज़ें याद है? ठीक है, तो ये होता है दादा दादी का प्यार। यानी वहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि दादा जो दादी थी ना वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, इसलिए वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी सुंदर नहीं रही होंगी। ठीक है, या फिर वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकेंगी, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकेंगी या फिर वो कभी भी सुंदर नहीं रही होंगी। यानी ये बात मानना मुश्किल है मेरे लिए। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से सुंदर थी, यानी वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस विथ वाइट, विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। अगला सेंटेंस बहुत ध्यान से समझना है आपको। देखिए, सी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट। मैं इसको छोटा करूँगा, मैं छोटा छोटा करके समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो पहले में इतना समझना है। देखिए, बुक में बहुत ज़्यादा निशान पड़े हुए हैं क्योंकि मैं एक बार इस बुक से पढ़ा चुका हूँ। मैं कोशिश करूँगा नई बुक के लिए। ठीक है, तो सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, कहते हैं कि सी होबल्ड वो लगड़ा कर चलती थी अबाउट द हाउस, घर में, इन स्पॉटलेस वाइट, सफ़ेद कपड़े पहनकर। स्पॉटलेस मतलब बेदाग। तो सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, वो घर में लगड़ा कर चलती थी, इन स्पॉटलेस वाइट, बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनकर। तो बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनकर वो घर में लंगड़ा कर चलती थी। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब आगे, विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, इसको भी छोटा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले से मैंने छोटा किया है। एक बार मैं इस बुक को पढ़ा चुका हूँ और चैप्टर पहले से ही अपलोड है, लेकिन वो 2020 के लिए था। ठीक है, ये 2022 के लिए है। विथ वन हैंड, और एक हाथ, रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उनका एक हाथ उनके वेस्ट पर होता था, उनके कुबर पर होता था। टू बैलेंस हर स्टूप, अपने कुबर को संतुलन बनाए रखने के लिए। यानी वो कह सकते हैं कि जो वेस्ट है यानी कमर है। यहाँ पे देखिए, बूढ़े लोग जो होते हैं ना वो थोड़ा सा झुक जाते हैं तो उनका थोड़ा सा कुबर निकल जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, वो अपने एक हाथ को अपनी कमर पर रखती थी। वेस्ट मतलब कमर। ठीक है, तो विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, वो अपने एक हाथ को अपनी कमर पर रखती थी। टू बैलेंस हर स्टूप, अपने कुबर का बैलेंस बनाए रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए, अपने कुबर का संतुलन बनाए रखने के लिए वो अपने एक हाथ को अपनी कमर पर रखती थी। एंड और द अदर, दूसरे हाथ से, टेलिंग द बीट्स, वो माला फेरा करती थी ऑफ अ रोजरी, यानी वो अपनी माला फेरा करती थी और दूसरे हाथ से वो माला फेरा करती थी। ठीक है, बूढ़े लोग माला ले लेते हैं और राम 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 जपने लगते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं आपका सारा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, बट कई बार बच्चे कोशिश करते हैं कि सर ये चैप्टर नहीं मिल रहा, ये चैप्टर नहीं मिल रहा। देखिए, अगर आपको कोई भी चैप्टर चाहिए ना तो आप बस क्या किया करिए कि आप चैप्टर का नाम गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च किया करिए। जैसे यूट्यूब पर आप सर्च करते हैं, जैसे ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो आप क्या करिए कि आप यूट्यूब पर लिखिए द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और उसके लास्ट में जोड़ दीजिए डिज़ायर पॉइंट, तो मेरा लेक्चर आ जाएगा।
ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह से, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट का सहारा ले सकते हैं सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस। कहते हैं कि हर सिल्वर लॉक्स, उनके सफ़ेद बाल, वर स्कैटर्ड बिखरे होते थे, अनटाइडली बेढंगे रूप से, ओवर हर पेल उनके पीले पकड़ फेस यानी उनके पीले और झुर्रियों वाले चेहरे पर। तो उनके हर सिल्वर लॉक्स, उनके चांदी जैसे सफ़ेद बाल, वर स्कैटर्ड बिखरे होते थे, अनटाइडली बेढंगे रूप से, और हर पेल पकड़ फेस उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर। क्लियर है। एंड हर लिप्स, और उनके होंठ कॉन्स्टेंटली हमेशा मूव्ड हिलते रहते थे, इन अनऑडिएबल प्रेयर एक मूक प्रार्थना में। मूक मतलब चुपचाप, इनऑडिएबल मतलब जिसमें ऑडियो ना हो, आवाज़ ना हो। ठीक है, सिर्फ होंठ हिले बस, आवाज़ ना आए। एंड हर लिप्स, उनके होंठ कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिएबल प्रेयर, और उनके होंठ हमेशा चुपचाप प्रार्थना में या मूक प्रार्थना में हिलते रहते थे। ठीक है, यानी वो हमेशा चुपचाप प्रार्थना करती रहती थी। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी। हाँ, वो सुंदर थी। ठीक है। अब यहाँ से इतना जो पढ़ लिया ना, इसको भूल जाओ, ये वाला समझो अच्छी तरह से। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। यहाँ पे इसको छोटा करेंगे। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझना है, नहीं तो यहीं पे भूल जाओगे सब कुछ। देखिए, शी वॉज लाइक द विंटर, शी वॉज लाइक वो थी, किस प्रकार थी, लाइक मतलब प्रकार, तो शी वॉज लाइक द विंटर, वो सर्दियों में लैंडस्केप, लैंडस्केप मतलब भूदृश्य, भूदृश्य मतलब समतल भाग, जैसे पहाड़ हों, और पहाड़ों पर जो ज़मीन होती है ना वो ऊबड़ खाबड़ होती है, एकाएक बहुत ऊंची चट्टान आ जाएगी, उस पर चढ़ना होगा, फिर एकाएक नीचे उतरना होगा, फिर एकाएक पता चलेगा आप खाई में गिरते चले जा रहे हो, रस्सियों में बांधे रखो तो ठीक है, नहीं तो वहीं पे राम नाम सत्य हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति होती है। जो पर्वतरोही होते हैं, पहाड़ों पर चढ़ने वाले होते हैं, उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर उनको पर्वत में चढ़ते समय कोई समतल भूमि मिल जाए, या फिर वो जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, तो भी उनको बहुत संतोष प्राप्त होता है कि अरे हाँ, नीचे का दृश्य कितना ज़्यादा सुंदर है। वैसे भी अगर आप किसी अच्छे स्थान पर चले जाएं, तो वहाँ पे आत्मा को एक अलग ही संतोष मिलता है कि हाँ, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ दादी माँ जब साथ होती हैं, या फिर अपनी मम्मी पापा जब साथ होते हैं, तो अंदर से मजबूत महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, सारा जग जीत लेंगे, क्योंकि मम्मी पापा साथ हैं, दादा दादी साथ हैं। यानी संतोष की भावना आती है, कुछ भी चाहिए वो मिल जाएगा। कुछ भी किसी भी और इशारा किया कि हाँ मोबाइल चाहिए तो मोबाइल मिल जाएगा, बाइक चाहिए तो बाइक मिल जाएगी। यानी स्थिति की बात है। कभी भी माता पिता से जिद नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। अगर कुछ करना है, कुछ चाहिए, तो अपने दम पर खरीदो। इतने काबिल बनो कि हर चीज़ खरीद कर अपने पिता को दे सको। हमें पढ़ाने के लिए, हमें काबिल बनाने के लिए माता पिता अपने बहुत सारे सपनों को पीछे छोड़ देते हैं बेटा। ठीक है, तो कभी भी माता पिता को परेशान नहीं करना चाहिए। हमेशा उनका सम्मान करो, जितनी तुम्हारी ताकत है उतना उन्हें खुश रखो। ठीक है, तो यही बात है यहाँ पे। चलिए हम अपने चैप्टर पर चलते हैं। मैं गलती से दूसरे रास्ते पर चला गया था, सॉरी। तो सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, सी वहाँ प्रकार थी, किस प्रकार की थी? विंटर सर्दियों में, लैंडस्केप भूदृश्य के जैसी, इन द माउंटेन्स पहाड़ों पर। तो पहाड़ों पर सर्दियों में वो भूदृश्य की तरह थी। यानी जब आप पहाड़ों से नीचे के भूदृश्य को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कोहरे जैसा माहौल होता है और वो दृश्य बड़ा सुंदर होता है। ठीक है, तो उसकी तुलना कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सी मतलब वो यानी दादी माँ, लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, पहाड़ों पर सर्दियों में भूदृश्य के समान थी। यहाँ तक क्लियर हो गया कि दादी माँ पहाड़ों पर सर्दियों में भूदृश्य के समान थी। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं वो भी ध्यान से समझना। एन एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब उनका विस्तार था, ऑफ प्योर स्वच्छ, वाइट सफ़ेद या श्वेत, सेटर्निटी यानी उनका स्वच्छ और श्वेत फैला हुआ क्षेत्र था। एक्सपेंस मतलब फैला हुआ क्षेत्र। तो उनका स्वच्छ और श्वेत
फैला हुआ क्षेत्र था, यानी वो प्रेम से भरी हुई थी, ममता से भरी हुई थी, उनमें बहुत ज़्यादा प्रेम था। ऐसा लगता था कि ईश्वर का सारा प्रेम उनमें समाया है। ठीक है, तो एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेटर्निटी, यानी वहाँ स्वच्छ श्वेत क्षेत्र थी, यानी स्वच्छ श्वेत और फैला हुआ क्षेत्र थी। ब्रीदिंग पीस, और वहाँ पर ब्रीदिंग पीस शांति का माहौल था। एंड कंटेंटमेंट और संतोष का वातावरण था। यानी यहाँ पे ये कहना चाहते हैं ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और वहाँ पर शांति और संतोष का वातावरण था। देखिए पहले इसको समझ लीजिए कि एन एक्सपेंस यानी एक फैला हुआ क्षेत्र था, और प्योर स्वच्छ श्वेत यानी स्वच्छ श्वेत फैला हुआ क्षेत्र था, और वहाँ पर ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट यानी वहाँ पर या फिर जहाँ पर शांति और संतोष का वातावरण था। क्लियर हो गया? फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ ताकि डाउट्स क्लियर हो जाएं। कि सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वो पहाड़ों पर सर्दियों में लैंडस्केप की तरह थी, भूदृश्य के समान थी। और एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेटर्निटी, यानी वहाँ यानी वो जो लैंडस्केप होता है ना, उसकी बात हो रही है कि वहाँ एक विशाल या फिर एक फैला हुआ स्वच्छ श्वेत क्षेत्र था। यानी वहाँ एक स्वच्छ श्वेत फैला हुआ क्षेत्र था जहाँ पर शांति और संतोष का वातावरण होता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलेंगे। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, एंड आई और मैं, वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त थे। मेरी दादी माँ और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे माता पिता मुझे छोड़ गए थे, विथ हर, उनके साथ। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, मेरे माता पिता मुझे उनके साथ छोड़ गए थे। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने गए। तो मेरे माता पिता जब शहर में रहने गए तो वो मुझे उनके साथ छोड़ गए थे, यानी मेरी दादी माँ के साथ छोड़ गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम हमेशा साथ रहते थे, यानी मैं और मेरी दादी माँ हमेशा साथ रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप, वो मुझे उठाती थी, यानी सुबह उठाती थी। इन द मॉर्निंग, ये आगे लिखा भी तो है, वो मुझे सुबह उठाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मुझे रेडी करती थी, तैयार करती थी। क्लियर है यहाँ तक? शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर्स, देखिए सैड मतलब होता है कहना, बट मॉर्निंग प्रेयर्स यानी सुबह की प्रार्थना। तो प्रार्थना जब इंसान करता है तो वो थोड़ा सा गा कर करता है। ठीक है, तो प्रार्थना को कहने का एक तरीका होता है, तो आप उसे गायन से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर्स, वो अपनी सुबह की प्रार्थना गाती थी। इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, एक नीरस तरीके से, वो अपनी सुबह की प्रार्थना एक नीरस तरीके से गाया करती थी। वाइल सी बाथ, जब वो नहलाती थी। एंड ड्रेस्ड मी, और मुझे कपड़े पहनाती थी। तो जब वो मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी तो वो अपनी सुबह की प्रार्थना एक नीरस तरीके से गाया करती थी। ठीक है, यहाँ पे छोटा करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा फिर आपके लिए। तो जब वो मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी तो वो अपनी सुबह की प्रार्थना एक नीरस तरीके से गाया करती थी। इन द होप, इस आशा में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और इसे याद कर लूँगा। वो सोचती थी कि मैं इसे सुनूंगा तो मुझे ये याद हो जाएगी। अगर कोई भी चीज़ आप बार बार सुनते हैं तो वो आपको याद हो जाती है। जैसे कोई गाना हो, प्रचलन में हो जाए, तो वो गाना अपने आप याद हो जाता है, आपके मुंह पर आ जाता है, आप गाने लगते हैं। ठीक है, तो वही चीज़। इन द होप, इस आशा में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और इसे याद कर लूँगा। आई लिसनड, मैं सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने इसे याद करने की कभी कोशिश नहीं की। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं इसे सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने इसे कभी याद करने की कोशिश नहीं की। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब वो मेरी लकड़ी की स्लेट उठाती थी। पिछले समय में, यानी आपके माता पिता ने भी स्लेट पर पढ़ाई की होगी। ठीक है, उनसे पूछेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझाएंगे।
ठीक है, अभी पढ़ना है तो हम पढ़ लेते हैं, बट इसके बारे में अगर आपको डीपली जाना है तो अपने पिताजी से पूछिए, वो आपको अच्छी तरह से बताएंगे कि वो कैसे स्लेट पर पढ़ते थे। ठीक है। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब वो मेरी लकड़ी की स्लेट उठाती थी। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब वो मेरी लकड़ी की तख्ती लाती थी। स्लेट मतलब तख्ती, ठीक है। तब वो मेरी लकड़ी की तख्ती लाती थी, विच जिसे सी हैड ऑलरेडी वाश्ड, जिसे उन्होंने पहले ही पोता होता था, यानी वाश मतलब धोना एंड प्लास्टर मतलब पोतना। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट बोलेंगे कि पोता होता था विथ येलो चाक, मुल्तानी मिट्टी से। ठीक है, येलो चाक मतलब मुल्तानी मिट्टी होती है, आप लोगों ने देखा होगा। चलिए छोड़िए, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, मैं नहीं चाहता कि आप इसमें कंफ्यूज हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब वो मेरी लकड़ी की स्लेट लाती थी या लकड़ी की तख्ती लाती थी, विच सी हैड ऑलरेडी वाश्ड एंड प्लास्टर्ड, जिसे उन्होंने पहले ही पोता होता था। वाश मतलब धोना, प्लास्टर मतलब पोतना, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे पोतना, क्योंकि उसको पहले धोना पड़ता है फिर पोतना पड़ता है। तो अगर आप डायरेक्ट पोतना बोल देंगे तो डायरेक्ट आपका काम हो जाएगा, आपको धोना बोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड, जिसे उन्होंने पहले ही पोता होता था, या फिर आप बढ़ाकर कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि जिसे उन्होंने पहले ही धोकर पोता होता था विथ येलो चाक, मुल्तानी मिट्टी से। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अटिनी अर्थिन, वो एक छोटा इंक पॉट, दवात लेती थी। अर्थिन मिट्टी का, एक छोटा मिट्टी का दवात लेती थी या एक छोटा मिट्टी का इंक पॉट लेती थी। एंड रेड पेन, और एक लाल पेन लेती थी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्या कहते हैं कि आप अटिनी अर्थिन इंक पॉट, वो एक छोटा मिट्टी का इंक पॉट लेती थी। इंक पॉट मतलब दवात, तो वो एक छोटा मिट्टी का दवात लेती थी एंड रेड पेन, और एक लाल पेन लेती थी। यहाँ तक क्लियर हो गया? इतना आ गया। ठीक है, अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से फिर से देख लीजिए, आपको आ जाएगा। टाई देम ऑल इन अ बंडल, इन सब को, टाई मतलब बांधना, देम ऑल इन सब को, इन सब चीज़ों को बांधती थी। इन अ बंडल एक बंडल में, एक बंडल में इन सबको बांधती थी। एंड हैंड इट टू मी, और इसे मुझे दे देती थी। यानी जैसे आपका बैग माता जी आपकी तैयार करती थी बचपन में, ठीक उसी प्रकार दादी माँ इनको तैयार करती थी। यानी लिखने पढ़ने की जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बांधकर इनको पकड़ा देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद, ऑफ अ थिक स्टील चपाती, चपाती का नाश्ता करने के बाद, यानी नाश्ते में एक चपाती खाने के बाद, विथ अ लिटिल बटर, जिस पर थोड़ा सा बटर एंड शुगर और शक्कर स्प्रेड लगा होता था। यानी रोटी पर, यानी चपाती बोल रहे हैं रोटी को, तो रोटी को ही चपाती बोलते हैं, बट थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है, तो आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती, एक चपाती का नाश्ता करने के बाद जिस पर थोड़ा सा बटर और शक्कर लगी होती थी, तो इसको ऐसे कहेंगे कि एक चपाती जिस पर थोड़ी सी बटर और शक्कर लगी होती थी, उसका नाश्ता करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल के लिए जाते थे। क्लियर है यहाँ तक? कि एक चपाती जिस पर थोड़ी सी बटर और थोड़ी सी शक्कर फैली होती थी, स्प्रेड मतलब फैलना, यानी लगी होती थी। ठीक है, लगी होती थी, तो उसका नाश्ता करने के बाद हम स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीस, सेवरल मतलब बहुत सारी, स्टील चपातीस यानी वो अपने साथ बहुत सारी चपातीस कैरीड ले जाती थी। वो अपने साथ बहुत सारी चपातियाँ ले जाती थी। विथ हर, अपने साथ, यानी वो अपने साथ बहुत सारी चपातियाँ ले जाती थी। देखिए, सी कैरीड वो ले जाती थी, सेवरल स्टील चपातीस बहुत सारी चपाती, विथ हर अपने साथ, वो अपने साथ बहुत सारी चपाती ले जाती थी। फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। ठीक है, तो इसका अगला पार्ट आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको डायरेक्ट एक काम करना है कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी लिखना है और लिख देना है डिज़ायर पॉइंट, तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सर्च में मिल जाएगा यूट्यूब के। ठीक है, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अगले पार्ट को हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है। अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, क्योंकि मेरा प्रयास है सभी बच्चे सबसे आसान तरीके से इस अध्याय को, यानी सब कुछ इंग्लिश का जितना भी सिलेबस है वो सबसे आसान तरीके से पढ़ें। तो अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकें। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपसे फिर से मिलूँगा एक नए वीडियो लेक्चर के साथ।